नमस्कार साथियों, मैं महेश डोई स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार डोई क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। और साथियों, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूं ये भी अच्छी चल रही है, क्योंकि अब आपका टारगेट आपके सामने है। जनवरी फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, पेपर में अब ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कीजिए, जिससे आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाए और आपका वो जो सपना है वो सपना आपका पूरा हो जाए। तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि हमने पिछला एक प्रैक्टिस सेट किया था हमारा जीएस का, जो ऑल एसएससी एग्जाम, ये नहीं कि एसएससी जीडी में होगा, सीजीएल होगा, सीएचएसएल होगा, एमटीएस होगा, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट ये आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है साथियों, तो ये प्रैक्टिस सेट हमने एक पिछला किया था, अब ये हमारा दूसरा है और ये हम 20 क्वेश्चनों को नहीं लेकर 10 क्वेश्चनों को ले रहे हैं। 10 क्वेश्चनों को इस तरह से ले रहे हैं कि जिससे आपको ये याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हमारा कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस रूप की एक प्रमुख शैली है? बताइए। सत्रिय, कथक, मणिपुरी या ओडिसी? तो जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य हमारे एक किसकी शैली है? ये मणिपुरी की शैली है। ठीक है साथियों, मणिपुरी की दो शैलियां हैं, इसके दो भाग हैं। कौन कौन से हैं? पहला है जागोई और दूसरा हो जाएगा कौन सा? चोलेम। पहला जागोई, दूसरा चोलेम। अच्छा, तो मणिपुरी में कितने तालों का प्रयोग होता है? तो आप कहेंगे कि भैया जी मणिपुरी में 64 तालों का प्रयोग होता है। का प्रयोग होता है। अच्छा, इसकी तीन प्रमुख शैलियां हैं, तो आप कहोगे भैया जी कौन कौन सी तीन प्रमुख शैलियां हैं? एक तो हो गई लाई अरोबा, और दूसरी कौन सी हो गई? संकीर्तन। तीसरी कौन सी हो गई? रास लीला। तो भैया जी आपने बताया कि जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य हमारे मणिपुरी से संबंधित है। इसके दो भाग हैं, कौन कौन से हैं? एक तो जागोई है, दूसरा चोलेम है। मणिपुरी में 64 तालों का प्रयोग होता है और मणिपुरी की तीन प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी हैं तीन प्रमुख शैलियां? लाई हरोबा, संकीर्तन और रासलीला। अच्छा, सत्रिय हमारा ये क्या है? आपको शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? यह हमारे असम का है। कथक कहाँ का है? कथक उत्तर प्रदेश का है। और बच गया हमारा कौन? ओडिसी। तो ये कहाँ का है? ये हो गया ओडिशा का। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा कि कौन सी अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताओ। भूमध्य रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है या अंटार्कटिक वर्त गुजरता है? बताओ ये कौन सी गुजरती है? तो हमारे अक्षांश रेखा देश की जलवायु को प्रभावित करते हुए भारत के मध्य से होकर गुजरती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे कर्क रेखा के आधार पर एक क्वेश्चन पूछूं कि भारत के कितने राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं 8? तो आप कहोगे भैया जी एक तो
राजस्थान, हमारा यूपी, और कौन सा हो जाएगा, एमपी मध्य प्रदेश, और छत्तीसगढ़, और कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्य से होकर गुजरती है। 8 राज्य हमारे कौन कौन से हैं, राजस्थान, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि एकमात्र नदी भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, कौन सी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, बताओ कौन सी नदी काटती है। तो आप कहोगे भैया जी भारत की एकमात्र नदी कौन सी है, माई नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। पहला क्वेश्चन ऑप्शन हमारा बिंदुसार, दूसरा है अशोक, तीसरा चंद्रगुप्त और चौथा दशरथ। तो मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था किसके, कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा, बताइए। बिंदुसार आएगा, अशोक आएगा, चंद्रगुप्त आएगा या दशरथ। तो इसमें आएगा भैया जी अशोक। ठीक है, किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। अच्छा, तो मैं आपसे कहूं कि अशोक को एक और नाम से जाना जाता था, कौन से नाम से जाना जाता था, तो इसको देवनामप्रिया के नाम से भी जाना जाता था। किसके नाम से, देवनामप्रिया के नाम से भी जाना जाता था। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछूं कि सर अशोक किसके पुत्र थे, तो आप कहोगी भैया जी अशोक किसके पुत्र थे, हमारे मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि इसका शासनकाल कितने वर्ष का रहा, तो इसका शासनकाल रहा कब से कब तक, 268 ईसा पूर्व से 268 ईसा पूर्व से लेकर के 232 ईसा पूर्व। ठीक है, शासनकाल कब से कब तक रहा, 268 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अच्छा, तो इस कलिंग युद्ध का जो वर्णन है वो कौन से शिलालेख में है, तो वह अशोक के 13वें शिलालेख में, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ठीक है, क्या है, मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था, कौन सा था, अशोक के शासनकाल में लड़ा गया। अशोक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, देवनामप्रिया के नाम से जाना जाता है। अशोक किसके पुत्र थे, तो मौर्य सम्राट बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक का शासनकाल कितना था, तो अशोक का शासनकाल था 268 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। कलिंग युद्ध का किस शिलालेख में वर्णन है, तो ये कलिंग युद्ध का अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा कि भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब शुरू की गई थी, बताइए। 1882 में की गई थी, 1880 में की गई थी, 1887 में की गई थी या 1881 में। तो इसमें हमारा क्या आएगा, कब की गई थी, 1881 में की गई थी। भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना 1881 में शुरू
की गई थी। अब बताइए कि भारत में पूर्ण गणना जब हुई थी उस टाइम किसके अधीन हुई थी? तो बताएंगे आप, भारत में पूर्ण जनगणना ब्रिटिश के वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी। किसके अधीन हुई थी? ब्रिटिश के वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि लॉर्ड मेयो कब तक भारत का वायसराय रहा था, तो आप कहेंगे कि भैया जी 1869 से 1872 तक लॉर्ड मेयो भारत का वायसराय रहा। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं आपसे पूछूं कि स्वतंत्र भारत के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो आप बताओगे भैया जी, स्वतंत्र भारत के बाद पहली जनगणना हुई थी 1951 में। ये हर 10 वर्ष के अंतराल में होती है। पिछली बार 2011 में हुई थी, 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना काल के कारण नहीं हुई। ठीक है। अगले देखिए हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्य, केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, केवल राज्यों की परिषद के सदस्यों, या संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों। बताइए कौन सा आएगा इसमें? इसमें पूछा गया कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव खालिस्तान द्वारा किया जाता है। इसमें किया जाता है संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत के राष्ट्रपति का जो वो कार्यकाल होता है, ठीक है, इसमें कौन कौन सी शक्तियां होती है राष्ट्रपति के पास? तो बताएंगे आप, राष्ट्रपति की शक्तियां कौन कौन सी शक्ति होती हैं? एक तो होती है सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में होती है, सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में होती है। अच्छा जी, और किसकी होती है? और सशस्त्र बलों के जो आयोग के अधिकारी होते हैं उनका चयन भी कौन करता है? हमारा राष्ट्रपति। तो क्या आएगा? सशस्त्र बलों के जो आयोग के अधिकारी होते हैं, अधिकारी का चयन। अच्छा, अब गए भैया जी। अच्छा, और जैसे विशेष शस्त्र जो होते हैं उनमें राष्ट्रपति कभी भी कॉन्फ्रेंस बुला सकता है, तो विशेष सत्रों में कॉन्फ्रेंस बुलाना। अच्छा, और क्या होगा? और जो बाहर से हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री आते हैं दूसरे देशों की, उनका स्वागत करना, तो क्या हो जाएगा? राजदूतों का स्वागत करना। राष्ट्रपति क्या होता है? हमारा देश का पहला नागरिक होता है। अच्छा, और क्या होता है? राष्ट्रपति का जो संघीय अपराध होते हैं उनके लिए अनुदान या राहत क्षमा करना। जैसे फांसी की सजा किसी मिल जाती है तो उसको जो माफ कर सकता है, तो किसी कारणवश वो माफ कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, एक वो हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? संघीय अपराधों के लिए अनुदान, राहत और क्षमा करना। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा, हमारे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति की शक्तियां मैंने आपको बताई ये होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता है? बताइए। पहला ऑप्शन है मकर संक्रांति, दूसरा है पोला महोत्सव, तीसरा है गुड़ी पड़वा और चौथा है काला घोड़ा कला महोत्सव। तो बताइए, महाराष्ट्र का धन्यवाद उत्सव है तो कौन सा है वो? मकर संक्रांति है, पोला महोत्सव है, गुड़ी पड़वा या काला घोड़ा? तो इसमें आएगा हमारा पोला महोत्सव। जी अच्छा, तो आप कहोगे सर ये कब बनाया जाता है? तो पोला महोत्सव बनाया जाता है कब? श्रावण मास में पिथौरी अमावस्या को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? श्रावण मास में पिथौरी अमावस्या के दिन बनाया जाता है। अच्छा, तो पोला महोत्सव तो हमारे कहाँ का होगा धन्यवाद उत्सव? महाराष्ट्र का। मकर संक्रांति में आपसे पूछूं तो कहाँ का होगा? ये हो जाएगा गुजरात का। गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा क्या है? गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र का न्यू ईयर। गुड़ी पड़वा क्या है? महाराष्ट्र का न्यू ईयर। काला घोड़ा कला महोत्सव ये कहाँ का है? तो आप कहेंगे भैया जी ये भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। लेकिन महाराष्ट्र का तो है, आप कहेंगे ये भी महाराष्ट्र का है, गुड़ी पड़वा भी महाराष्ट्र का, तो ये ऑप्शन में है, तो ये उत्तर कैसे नहीं हुआ? उत्तर में इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इसमें मैं पूछा कि धन्यवाद उत्सव कौन सा जो बैलों को सम्मानित किया जाता है, वो उन्हें खेती के लिए अनिवार्य माना जाता, तो वो होगा हमारा पोला महोत्सव। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के मूल पाठ में अनुच्छेद शामिल थे 376, 395, 386 या 440? बताइए। ये साथियों आपकी जो टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपके लिए इतने महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि 10 क्वेश्चन में 10 की जगह भाई कराने के लिए तो क्या अपने 20 भी करा सकते हैं, 30 भी करा सकते हैं, लेकिन 10 इसीलिए रखे गए हैं कि ज़्यादा आपको याद हो। ज़्यादा रखेंगे याद नहीं होंगे, 10-10 की सीरीज रहेगी, 15-20 मिनट आपकी ज़्यादा ज़्यादा लगेंगी। एक बार आप क्लास देखोगे, दूसरी बार आप इनको रिवाइज करोगे। रिवाइज के लिए इनकी जो पीडीएफ है ये आपने टेलीग्राम चैनल पर लेंगे जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है साथियों, तो हमारा साथियों का उत्तर क्या आएगा? कौन भारतीय संविधान के मूल पाठ में कितने अनुच्छेद शामिल थे? तो इसमें थे 395 अनुच्छेद शामिल थे। ठीक साथियों, भारतीय संविधान हमारा, भारतीय संविधान को मैं आपसे पूछूं कि कितने दिन में तैयार किया गया था? तो आप कहोगे भैया जी भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और कितने दिन, 18 दिन में तैयार किया गया था। भारतीय संविधान को 2 साल 11 महीने और 18 दिन में तैयार किया गया। ठीक है, अच्छा, तो भारतीय संविधान में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? भारतीय राष्ट्रीय जो ध्वज अपना कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। अच्छा, जो हमारा ध्वज है, झंडा है, तो झंडे की चौड़ाई और लंबाई, चौड़ाई और लंबाई कितनी है? चौड़ाई लंबाई का अनुपात बताओ। तो आप होगी भैया जी झंडे की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? 2:3। ठीक है, चलो इतना ही होगा। तो ये और बता दो कि अपने राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तीलियां हैं? राष्ट्रीय ध्वज में
तीलियां कितनी है, जो बीच में चक्कर आता है वो तीलियां आती हैं, कितनी होती है वो होती है 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सपना वर्दी का आपकी बार ये पूरा करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए हमारा कि निम्नलिखित में कौन सा सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था। ऑप्शन ए अवसंरचना में वृद्धि, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, गरीबी उन्मूलन और जीवन स्तर में सुधार करना। बताइए कौन सा होगा इसमें। सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य था, वो कौन सा था, वो था खाद्यान्नों में उत्पादन में वृद्धि। ठीक है, सातवीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य कौन सा था, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि। अच्छा, ये तो है हमारी थी कौन सी, सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही थी, तो ये रही थी हमारी 1985 से लेकर 1990 तक। अच्छा, ये तो रही थी हमारे साथ ही। अब मैं पूछूं कि स्टार्टिंग से हमारी पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी, तो आप बताओगे क्या कि पहली पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी। फिर बताओगे आप मुझे दूसरी, फिर बताओगे तीसरी। पहली योजना कब तक रही थी हमारी, 1951 से लेके 56 तक। दूसरी 1956 से लेके 61 तक। तीसरी थी 1961 से लेकर 1966 तक। इसके बीच में तीन पंचवर्षीय योजना होने के बाद कार्यकाल में थोड़ा सा अंतराल था। वो अंतराल कब तक था, 1966 से 1969 तक ये अंतराल था। इसके बाद में हमारी जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी, चौथी पंचवर्षीय योजना थी, ये कब से कब तक थी, 1969 तक 74 तक। ठीक है, पांचवी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, ये थी हमारी 1974 से 78 तक। इसके बाद दोबारा एक अंतराल आया गया, कब से कब तक, 1978 से लेकर 80 तक, 2 साल का अंतर था। उसके बाद में हमारी छठी पंचवर्षीय योजना थी, कब से कब तक थी, तो आप कहोगे भैया जी वो थी 1980 से लेकर 85 तक। फिर आई सातवीं पंचवर्षीय योजना हमारी कब से कब तक थी, 1985 से लेकर 1990 में। फिर इसके बाद में दोबारा अंतराल आया 1990 से लेकर 92 तक। कितने साल का, 2 साल का। इसके बाद में हमारी कौन सी पंचवर्षीय योजना आई, आठवीं पंचवर्षीय योजना। आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, 1992 से लेकर 97। फिर कौन सी आएगी, नौवीं पंचवर्षीय योजना। नौवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1997 से लेकर 2002। फिर हमारी थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक, 2002 से 2005। फिर थी 11वीं पंचवर्षीय योजना, कब से कब तक, 2005 से लेकर 2002 से लेकर 2007 आएगी। ठीक है, 10वीं पंचवर्षीय योजना हमारे 2002 से लेकर 2007, और 11वीं 2007 से 2000 कितनी हो जाएगी, 12 तक। फिर हमारी जो आखिरी पंचवर्षीय योजना थी 12वीं हमारी क्या थी, आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 2017 तक ये होनी थी, लेकिन इसको 2015 में ही हटा दिया गया था। ठीक है, ऐसे पंचवर्षीय योजना खत्म, खेल कब खत्म हो गया, 2015 में खेल खत्म कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा कि मास और मार्के निम्नलिखित में किसके अंतर्गत आते हैं, शैवाल, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट या ब्रायोफाइट। तो मांस और मार्केस ये क्या है, ये एक प्रकार के पौधे हैं। क्या है, यह एक प्रकार के पौधे हैं।
ठीक है। अच्छा, तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं ब्रायोफाइट के अंतर्गत। किसके अंदर आते हैं? ब्रायोफाइट के अंदर। मांस और मार्गेसिया एक प्रकार के पौधे होते हैं और ये दोनों ही किसके अंतर्गत आते हैं? ब्रायोफाइट, जो एक पौधे के रूप में ही होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा लास्ट 10वां क्वेश्चन। किस राज्य ने 2017 और 18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी? बताइए। उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती थी? ये जीती थी हमारे कर्नाटक ने। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि भैया जी विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई? तो आप कहेंगे किसकी शुरुआत हुई? विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत हुई हमारे 2002 और 3 में। ठीक है। अच्छा, तो ये 2017-18 में जो विजय हजारे ट्रॉफी हुई, ये कौन सा सीजन था? ये सीजन था 16वां सीजन। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं कि ये 16वां सीजन था, तो आप मेरे को बताइए कि 17वां सीजन किसने जीता? 18वां सीजन बताइए, 19वां बताइए, 20वां बताइए और 21वां बताइए। तो 16वां सीजन किसने जीता? ये तो कर्नाटक ने जीता। और 17वां सीजन किसने जीता? 17वां सीजन जीता मुंबई ने। किसने जीता? मुंबई ने जीता। अच्छा, तो भैया जी 18 सीजन किसने जीता? 18 सीजन भी कर्नाटक ने जीता था। किसने जीता? कर्नाटक ने जीता। अच्छा, तो 19वां सीजन भैया जी कौन जीता? 19वां सीजन जीता मुंबई। कौन जीता? मुंबई। और 20वां सीजन कौन जीता? हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश। और जो 21वां सीजन हुआ उसको किसने जीता? इसको जीता भैया जी सौराष्ट्र ने। ठीक है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती थी कर्नाटक ने। विजय हजारे ट्रॉफी शुरुआत कब हुई थी? ये हुई थी 2002 और 3 में। 17-18 का हमारा कौन सा सीजन था? ये 16 सीजन था। और 17वां सीजन हमारा किसने जीता? मुंबई ने। 18 सीजन जीता कर्नाटक ने। 19वां सीजन जीता फिर मुंबई ने। और 20वां हिमाचल प्रदेश ने। और 21वां किसने जीता? सौराष्ट्र ने। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम कौन सी है? सबसे ज्यादा बार जीतने वाली टीम तो कौन सी हो जाएगी? आपको भैया जी तमिलनाडु हो जाएगी। सबसे ज्यादा बार विजय हजारे ट्रॉफी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। आज हमने टॉप 10 MSQ क्वेश्चन किए हैं। आप ये क्लास ले ली है, अब इनको एक बार स्वयं आप रिवाइज करें और मन ही मन याद करें। ठीक है। जब हम अगला हमारा प्रैक्टिस सेट करेंगे तो ये 10 क्वेश्चन आपके याद होने चाहिए। ये हमारी श्रृंखला जैसे प्रैक्टिस सेट की खत्म हो जाएगी, 25 से 30 से प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, तब आपके GS आपके आधार पर उंगलियों पर होगी। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।